अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीका निसार। नाजरीन, कल जो हुआ वो पूरे पाकिस्तान ने देखा, बल्कि पूरे पाकिस्तान ने क्या, पूरी दुनिया ने देखा। और जो पूरी दुनिया ने देखा वो पाकिस्तान के लिए इंतहाई शर्मनाक किस्म की सूरत हाल थी। सूरत हाल कुछ इस तरह से हुई कि सुबह के टाइम पर, तकरीबन 2:30 बजे के टाइम पर, इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार किया गया और 2 केसेस में गिरफ्तार किया गया नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की तरफ से। अब इशू ये था कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से उनको गिरफ्तार किया गया तो उस टाइम पर रेंजर्स ने गिरफ्तार किया। या ये बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर, इसी वीडियो के अंदर मैं थोड़ी देर बाद इस बात को एक और पॉइंट से कनेक्ट करने जा रही हूँ। सो रिमेंबर कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से रेंजर्स ने गिरफ्तार किया और जो मनाजर सामने आए, उसके बाद एक इश्तियाल की सी कैफियत फैल गई। और फिर जो हुआ वो सारा आपके सामने है, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। कल आंखों देखा हाल मेरा ये था कि गेट नंबर 1 GHQ के ऊपर धावा बोला गया, तोड़फोड़ की गई। तोड़फोड़ करने के बाद अंदर से कोई रिटेलिएशन नहीं आई, GHQ की तरफ से कोई रिटेलिएशन नहीं आई। फ़ौजी वहाँ मौजूद थे, चाहते तो बहुत सारी गोलियाँ चला सकते थे, एम्यूनेशन इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन फ़ौजी क़यादत ने सोचा ये कि बेहतर है कि रिटेलिएशन, वो जो एक रिस्पेक्ट का रिलेशनशिप है पाकिस्तान की कौम का और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस का, वो बरकरार रहे और अपने लोगों के ऊपर तो किसी भी तरीके से हथियार नहीं चलाए जाएंगे। यही कोर कमांडर हाउस लाहौर में हुआ। बुरे तरीके से तोड़फोड़ की गई, जलाओ घिराव किया गया, एक मॉब मेंटालिटी जो होती है वो सामने आई। अच्छा, मज़े की बात यह है कि लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि कोई एक फ़ौज आपके मुल्क में होती है, या वो आपकी अपनी होती है या वो किसी दुश्मन की होती है। और आपको पता है कि आजकल बड़ी बगलें बजा रहा है भारत का मीडिया, और भारत के लोग बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। और इसलिए खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि वो काम जो 75 साल में नहीं कर सके, वो इमरान खान साहब ने जो है वो कुछ चंद सालों में कर दिया। अब ये इमरान खान साहब के ऊपर एक इसलिए इल्ज़ाम लग रहा है क्योंकि वो तवातुर से फ़ौज के कुछ अफसरान का नाम लेते रहे कि अगर मुझे मारा जाएगा तो ये फ़ौजी अफसरान होंगे। आज इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि तमाम के तमाम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं ने इस बात से कता ताल्लुकी कर दी। ये जो पुरतशद्दुद एहतजाज थे, इनसे कंप्लीट कता ताल्लुकी कर दी और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इन एहतजाजों से, ये जो पुरतशद्दुद एहतजाज है, इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। असद उमर साहब खुद जनरल के बेटे, जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब के बड़े अच्छे रिलेशनशिप्स रहे फ़ौज के साथ, और इवन बाजवा साहब के ससुर के साथ फवाद चौधरी साहब की बड़ी मुलाकातें होती थी। इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब के भी बड़े अच्छे टर्म्स हैं, परवेज़ खटक साहब के भी बड़े अच्छे टर्म्स हैं। सो ऑल ऑफ द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एलीट, उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं आर्म्ड फोर्सेस के साथ पर्सनली। मामलात वहाँ बिगड़े हैं कल, जहाँ ये कुछ 3rd टियर के लीडरान की बात कर लें, और कहीं ना कहीं शायद 2nd टियर के लीडरान भी जो है इमरान खान साहब से नीचे वाले, उन्हें कहीं तो कुछ बोला ही होगा यकीनन कि जी तोड़फोड़ की जाए, जलाओ घेराव किया जाए। आज कुछ ऑडियो सामने आई हैं, वो ज़रा ऑडियो सुन लें। और एक यास्मीन राशिद साहिबा की वीडियो है जहाँ कोर कमांडर हाउस लाहौर में तोड़फोड़ की बात वो कर रही हैं कि इकट्ठे जमा होकर जाएंगे, वो भी सुन लें, वो देख लें। उसके बाद फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है, सो स्टे ट्यून्ड, वॉच दीज वीडियोज़ एंड ऑडियोज़। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हो क्या रहा है। डॉक्टर साहिबा, सारे जो है वो कोर कमांडर जा रहे हैं हाउस पे, यहाँ पे कोई नहीं खड़ा होना चाहता, सब चाहते हैं कि वहाँ पे जाया जाए। इकट्ठे होके जाएंगे, तो इकट्ठे हो गए हैं, इकट्ठे होने तो लोग अभी आ रहे हैं यहाँ पे। हम लोग बहुत इनफ है, आप चलो सही कम से कम, यहाँ पे खड़ा होने का क्या फायदा मुझे ये बताओ। लोग आ रहे हैं, यहाँ का पॉइंट दिया हुआ है ना, लोग इकट्ठे होंगे तो आएंगे। यार आप लोग यही करते हो, जब भी होता है तो यहाँ लिबर्टी आते हो, लिबर्टी का क्या खा लोगे आके तुम लोग यहाँ पे, तो जाओ कोर्ट कमांडर हो जाओ, चलो सही जाए। चलो शेख साहब अपने अपने इलाके बंद करी रखने ने कि कोई सेंट्रल पॉइंट साडा जेड़ा है, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ कोर कमांडर ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। कोर कमांडर हाउस, हाँ, तो शेखपुर वाले भी फिर ਉੱਥੇ पहुंच गई है। हाँ हाँ आ गए, चलो जी। हेलो, देखें सीधे भेजिए एक मिनट देखो व्हाट्सएप नंबर फोर उसके ISI अटैक आप आ रहा एक और वो थे 7-8 बंदे मारे गए, एक सेकंड प्लीज। तो ये वीडियोज़ और ऑडियोज़ आपने देख ली हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि अटैक करने का प्लान था, लेकिन जब जमघट्टा होता है, जब एक बहुत बड़ा जत्था आपके साथ होता है तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, और वही हुआ, आउट ऑफ कंट्रोल सूरत हाल हो गई। बहरहाल आज दफ्तर आते हुए मैंने देखा कि तकरीबन 6 से 7 जगहों के ऊपर
मुख्तलिफ जगह पर टहनियाँ रख के उनको आग लगाई हुई थी ताकि सड़कों से कोई गुजर ना पाए। मैं अपना मीडिया का कार्ड दिखाकर और ऑब्वियसली एक खातून की हैसियत से आगे बढ़ती रही, ये बता कर कि मुझे दफ्तर जाना है, जिसके अंदर सदाकत थी। अब मुझे एक बात का खदशा है और वो बात ये है कि खान साहब और आर्म्ड फोर्स यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आर्म्ड फोर्सेस के अंदर ये जो सूरत हाल हुई है, ये जो मामला कशीदा हुआ है, जो कि पेशावर के अंदर अभी तक बड़ा गड़बड़ चल रहा है। इस्लामाबाद और पंजाब के अंदर फ़ौज तलब कर ली गई है, दफ़ा 144 भी लगा दी गई है पंजाब के अंदर तो कल ही। इसके अंदर हुकूमत बड़े मज़े ले रही है। और हुकूमत क्यों मज़े ले रही है? क्योंकि यही तो वो जमातें हैं जो कभी फ़ौज की ईंट से ईंट बजाने की बात किया करती थी, कभी ये बात करती थी कि जी ये इन्होंने कारगिल कर दिया और इन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को गिरफ़्तार कर लिया या हमारे प्राइम मिनिस्टर को साइड पे कर दिया, या जो वॉल्यूम 10 पैनमा केस के अंदर नवाज शरीफ साहब के हवाले से आया था वो भी फ़ौज का दिया गया था। ये सारी बातें तो ये जमातें करती थी जो आज हुकूमत में बैठी हुई हैं। आपको याद नहीं है मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कहा करते थे? और उस टाइम पर एक जमात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि आर्म्ड फोर्सेस का डिफेंड करती थी, का दिफा करती थी। अब जब मामलात गड़बड़ हुए तो इस कदर गड़बड़ हो गए कि उनको वापस लेकर आना मुश्किल लगने लग गया। ऐसी सूरत हाल में कल जो रेंजर्स गिरफ्तार करने गए हैं, हुकूमत चाहती तो क्या वो इस्लामाबाद की पुलिस को, या अगर ज़्यादा नफरी चाहिए थी तो साथ पंजाब पुलिस को भेजकर इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी? क्या रेंजर्स को भेजना एक सोची समझी साजिश तो नहीं था? क्या आर्म्ड फोर्सेस को मलाइन करना, ये इमेज जाना कि रेंजर्स भेजे गए तो इसका मतलब इसके पीछे फ़ौज का हाथ तो ज़रूर है, क्या यह सोची समझी साजिश नहीं था? क्या वो दिन चूज़ करना जिस दिन से एक दिन पहले ISPR की स्टेटमेंट थी, क्या ये कहीं सोची समझी साजिश तो नहीं था? ये याद रखें कि नैब को डिफेंड किया जा रहा है, फ़ौज को भी रस्मी डिफेंड किया जा रहा है, लेकिन उन जमातों की तरफ से जो कि ख़ुद फ़ौज के हवाले से बड़ी नाला बड़ी तंग नज़र आती हैं। मैं हरगिज़ इस बात को डिफेंड नहीं करती कि फ़ौज का सियासत में किसी भी किस्म का कोई किरदार होना चाहिए। फ़ौज का पाकिस्तान की सियासत में दूर दूर तक कोई किरदार नहीं होना चाहिए और किसी सियासतदान को गेट नंबर 4 पे जाके दस्तक नहीं देनी चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ और ऐसा होता है और शायद आने वाले वक्तों में भी ऐसा होता आएगा। ISPR की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है, वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखूँगी, उर्दू में ही पढ़ूँगी ताकि सबको समझ भी आ जाए। स्टेटमेंट कहती है जी, एज इज़ पढ़ रही हूँ, कि 9 मई का दिन एक स्याबाब की तरह याद रखा जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नैब के एलामिया के मुताबिक कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कानून के मुताबिक हिरासत में लिया गया। इस गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद एक मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी की अमलाक और तनसीबात पर हमले कराए गए और फ़ौज मुखालिफ नारेबाजी करवाई गई। एक तरफ तो ये शरपसंद अनासर अवामी जज्बात को अपने महदूद और खुदगर्ज़ मकासद की तकमील के लिए भरपूर तौर पर उभारते रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों की आंखों में धूल डालते हुए मुल्क के लिए फ़ौज की अहमियत को भी उजागर करते नहीं थकते, जो कि दोगलापन की मिसाल है। यानी यहाँ ISPR की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक तरफ आप इंसाइट कर रहे हैं लोगों को, जो कि अभी ऑडियोज़ वीडियोज़ में आपने देखा, दूसरी तरफ कह रहे हैं फ़ौज भी हमारी, फ़ौज भी हमारे भाई, फ़ौजियों को कोई कुछ ना कहे। और वो जवान जो कि अपने सीने पे गोली खाने को तैयार हैं और वो जवान जो कि दुश्मन से आपके लिए लड़ रहे हैं, आप उन्हीं की गाड़ियों के ऊपर पत्थर फेंके तो फिर अल्टीमेटली होगा क्या? बहरहाल उसके बाद कहा गया जी कि जो काम मुल्क के अबदी दुश्मन, या ऑब्वियसली भारत की तरफ भी इशारा है, 75 साल में ना कर सके, वो इक़्तिदार की हवस में मुब्तला एक सियासी लबादा ओढ़े इस ग्रोह ने कर दिखाया है। फ़ौज ने इंतहाई तहम्मुल, बुर्दबारी और रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और अपनी साख की भी परवाह ना करते हुए मुल्क के वसी तर मफाद में इंतहाई सब्र और बर्दाश्त से काम लिया। मज़मूम मनसूबाबंदी के तहत पैदा की गई इस सूरत हाल से ये घिनौनी कोशिश की गई कि आर्मी अपना फौरी रद्द अमल दे जिसको अपने मज़मूम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। यानी ये कहा जा रहा है कि जी ये चाह रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग कि आर्मी रिटेलिएट करे। जैसे ही आर्मी रिटेलिएट करे तो कहा जाए कि देखें जी आर्म्ड फोर्सेस अपने लोगों के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई है और अपने ही लोगों के ऊपर अटैक करने लग गई है। और आपको याद है कि कुछ ममालिक को जब जिस तरीके से इराक़ के अंदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के हवाले से अटैक किया गया, तो ये इम्प्रेशन इंटरनेशनली बिल्ड किया जाए कि
आर्मी क्योंकि अपने ही लोगों पे अटैक करने लग गई है तो इंटरनेशनल पावर्स आए। ये इसके मेरी समझ जो है वो यहाँ तक गई। फिर कहा गया जी कि मंसूबाबंदी के तहत पैदा की गई इस सूरत हाल की से घिनौनी साजिश की गई कि आर्मी अपना फौरी रद्द-ए-अमल दे जिसको अपने मजमूम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। आर्मी के मैच्योर रिस्पांस ने इस साजिश को नाकाम बना दिया। हमें अच्छी तरह इल्म है कि इसके पीछे पार्टी की कुछ शरपसंद लीडरशिप के अहकामात, हिदायत और मुकम्मल पेशगी मनसूबाबंदी थी और है। यानी कुछ, यहाँ सारी लीडरशिप की बात नहीं की गई, कुछ लीडरशिप की बात की गई है। जो सहूलतकार, मनसूबा साज और सियासी बलवाई इन कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं, इनकी शनाख्त कर ली गई है और इनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये तमाम शरपसंद अनासिर अब नतीजा के खुद जिम्मेदार होंगे। फौज बशमूल तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे, फौजी और रियासती तनसीबात और अमलाक पर किसी भी मजीद हमले की सूरत में शदीद रद्द-ए-अमल दिया जाएगा, जिसकी मुकम्मल जिम्मेदारी इसी टोले पर होगी जो पाकिस्तान को खाना जंगी में धकेलना चाहता है और बरमला और मुतअद्दिद बार इसका इजहार भी कर चुका है। किसी को भी अवाम और उस को उकसाने और कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। यानी जितना सब्र और तहम्मुल हमने दिखाना था हमने दिखा लिया है। अब की बार अगर आप आए तो सारे के सारे सूरत हाल के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो आप पर खुद होगी। अब यहाँ आई विश कि इमरान खान साहब का एक बयान है जिस बयान के अंदर वो खुद कहें कि काम डाउन, क्योंकि जो अमलाक को नुकसान पहुँचाया जा रहा है वो हमारे टैक्स के पैसों से बनी है, वो किसी और के टैक्स के पैसों से नहीं बनी है। जिस फ़ौज को नुकसान पहुंचाया जा रहा है वो भी हमारी अपनी फ़ौज है, वो दुश्मन की फ़ौज नहीं है। आपको याद है इराक़ में किस तरीके से लोगों ने खुशियां मनाई थी जब अमरीकी फ़ौज आई थी, और उसके बाद किस तरीके से आज तक रो रहे हैं क्योंकि केवमैन के ज़माने में पहुंचा दिया, वो पत्थर के ज़माने तक पहुंचा दिया इराक़ को अमरीका ने, ये कह के कि हम आपका दिफा करने आए हैं। क्या आप लोग भी यही चाहते हैं? जो लोग ये नहीं समझ सक रहे कि तोड़ फोड़ और इस तरह की अमलाक को, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाना सही नहीं है, उनसे मेरी इल्तजा है कि आपने उस कायद आज़म के घर को जला दिया जिसने आपको पाकिस्तान बना कर दिया, जिसने आपको घर बना कर दिया। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं और पाकिस्तान की ताकत नहीं तो हम भी कुछ नहीं है। तो ये सोच लीजिए कि सियासत, हमारी बका, ये सब पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है। वो ममालिक जो कि कमज़ोर हो जाया करते हैं, जिनकी अफवाज कमज़ोर हो जाती है, उनके ऊपर भारत जैसे ममालिक चढ़ दौड़ते हैं और भारत इसी ताक में लगा हुआ है कि किसी तरीके से हम कमज़ोर हों ताकि वो चढ़ दौड़ने की जो अपनी वो एक मजमूम उसकी कोशिश रही है वो पूरी कर सके। डोंट लेट दैट हैपन। दूसरों के ट्रैप के अंदर फंस के पाकिस्तान को कमज़ोर मत बनाइए। मैं सियासी एहतजाज की पूरी सपोर्ट करती हूँ, लेकिन सियासी एहतजाज जिस तरह पीटीआई के बहुत सारे लीडर्स कह रहे हैं कि पुरअमन होने चाहिए, वो पुरअमन ही होने चाहिए। लोगों का रास्ता रोकना वैसे भी एक गुनाह है और इस गुनाह को आप बार बार सरजद करके पाकिस्तानी अवाम, एक आम शहरी और एक ऐसे शख्स को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं जिसने डेली बेसिस के ऊपर अपनी रोटी कमाने निकलना होता है। मेरा पैगाम यही है। बाकी अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, हिफाजत में रखे और दुश्मनों से बचा के रखे। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।